नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फायर सीरीज फोकस, आइडेंटिफाई, रिवाइज एंड एक्सेल। आज हम लेकर आए हैं लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यूज का फाइनल पार्ट 4। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज के इस लेक्चर में हम बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर करेंगे ताकि तुम्हारा पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी फिजिक्स जर्नी का एक सॉलिड माइलस्टोन भी है। तो अगर आप रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं। लेट्स फायर इट अप। इसके अगले लेक्चर में मैं जेई मेंस के लिए किसी एक चैप्टर की पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू करूंगा, उनको भी देखना मत भूलिएगा, चाहे आप नीट के या जेई के एस्पिरेंट्स हो। सो मूविंग ऑन टू वीडियो 1.4 एंड द फाइनल वीडियो ऑफ दिस सीरीज। अ plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करता है जब एंगल 30 डिग्री आता है। दैट मीन्स जब एंगल 30 डिग्री होता है तो फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर होता है, एम जी साइन 30 डाउनवर्ड लगेगा, और लिमिटिंग वैल्यू दैट मीन्स म्यू एस एम जी कॉस 30। वैसे म्यू एस एन बोला जाता है लेकिन एन की वैल्यू एम जी कॉस 30 है। ये दोनों बराबर होंगे कि क्योंकि जब 30 डिग्री है उस केस में जब स्लाइड करना ही शुरू करेगा तो एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। दैट मीन्स वी कैन से एट 30 डिग्री एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन 30 इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 30। दैट मीन्स म्यू एस इक्वल टू tan 30 mu s equal to 1 by root 3. This will be coefficient of static friction. बट एक बार ये बॉडी जब चलना शुरू कर देगी उसके बाद इस पे फ्रिक्शन म्यू एस एम जी कॉस थीटा ना लग के म्यू के एम जी कॉस थीटा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और इन दैट केस फोर्सेस डाउनवर्ड वही एम जी साइन 30 लेकिन फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा म्यू के एम जी कॉस 30 और एक्सेलरेशन कुछ ए आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे वी विल राइट एम जी साइन 30 माइनस म्यू के एम जी कॉस 30 इक्वल टू एम ए। यहाँ से एक्सिलरेशन कम्स आउट टू बी जी साइन 30 माइनस म्यू के कॉस 30। लेकिन एक्सिलरेशन आप इस इंफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, 4 सेकंड में 4 मीटर। अप्लाइंग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 4 मीटर यू इज 0, टाइम इज 4। दैट मीन्स एक्सिलरेशन इज 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जी साइन 30 विच इज 1/2 माइनस म्यू के कॉस 30 विच इज √3/2 इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स म्यू के इक्वल टू सॉल्व करने पे म्यू के 0.52 और आगे म्यू एस जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है वो सॉल्व करने पे 0.58। तो आंसर 0.5 एंड 0.6 है। 0.5 इज म्यू के। उसने पूछा है स्टैटिक पहले और काइनेटिक बाद में, तो आंसर इज सी। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड आपको याद रखना चाहिए। जिस एंगल पर बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको दिया हुआ है तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस होता है, तो आपको डायरेक्टली म्यू एस टेन 30 पता होना चाहिए था। ये इक्वेशन डायरेक्ट पता करने वाली है, आपको याद होनी चाहिए। एंड हम ये भी जानते हैं इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा होता है। ये दोनों ही अगर आपको फॉर्मूले पता होते, याद होते, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा आपको समय लगेगा इसमें, बार बार प्रैक्टिस करके इसको क्लियर कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ। पहला आधा पार्ट इसका स्मूथ है और अगला आधा पार्ट रफ है। हम एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्मूथ प्लेन पे एक्सिलरेशन आता है जी साइन थीटा, व्हाइल रफ पार्ट पे एक्सिलरेशन है, अभी अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अभी हम म्यू कॉस थीटा लिख रहे हैं। एंड द क्वेश्चन सेज दैट अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। यहाँ पे एक ब्लॉक आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज किया और उसी ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पर आते आते फिर से 0 हो गई। तो पक्की बात है, हुआ कुछ ऐसा होगा कि स्मूथ पार्ट में ब्लॉक की स्पीड बढ़ी होगी और रफ पार्ट पे आने के बाद ब्लॉक की स्पीड कम हुई होगी। मान लेते हैं जहां पर स्मूथ पार्ट खत्म हो रहा है और रफ पार्ट शुरू हो रहा है, वहां वेलोसिटी v है। इसको मैं a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c अगर नाम देता हूं, तो a टू b आई एम अप्लाइंग इक्वेशन v स्क्वायर, क्योंकि एक्सिलरेशन दोनों ही कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट एक्सिलरेशन है और ये भी एक कांस्टेंट एक्सिलरेशन है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर आप लगाएंगे तो यू विल गेट v, जो कि b पे वेलोसिटी है, u 0 है, 2 एक्सिलरेशन की जगह g साइन थीटा इंटू, अब ये आधा आधा पार्ट है तो डिस्टेंस भी एस और एस मान लिया जाए तो ये एस आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। बट फॉर बी टू सी, अगर आप सेम इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करते हैं तो आपको फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी v लेनी होगी। 0 स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2a की जगह g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पर भी एस है, फ्रॉम 1 एंड 2 एलएचएस, इसका वी स्क्वायर है, इसका 0 स्क्वायर। अगर आप ऐड भी कर देते हैं दोनों को तो आपको यहां पर मिलेगा, देखिए ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा इंटू एस प्लस 2g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। ऑन सॉल्विंग वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, यहां से आप देखेंगे तो 2gs भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइड साइन थीटा और एक साइड म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रह जाएगा। ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, दैट मीन्स यहां से आपको म्यू पता करना है, म्यू इक्वल टू 2 टेन थीटा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की बहुत रिपीट वैल्यू भी है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको इसको बार बार करना पड़ेगा। कभी हो सकता है हाफ और हाफ ना देकर ऐसा बोल दिया जाए कि फर्स्ट 1/3 ऑफ द प्लेन इज स्मूथ एंड रेस्ट इज रफ, या फर्स्ट 2/3 ऑफ द प्लेन इज स्मूथ एंड रेस्ट इज रफ। सो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, वहां कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये समझिए। मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं इस केस में, सॉल्व इट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में एक पार्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे एक क्वेश्चन ज्यादा अच्छी तरह सॉल्व होगा। हिंट मैं आपको यहां दे देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अप्लाई कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, कभी यहाँ पे तो कभी इधर कभी इधर, मतलब हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सिमिलरली एक्सिलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि एक्सिलरेशन तो कांस्टेंट है। हाँ, मैग्नीट्यूड में एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा v स्क्वायर बाय आर, बट कांस्टेंट एक्सिलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। वेराइंग वेलोसिटी भी है और वेराइंग एक्सिलरेशन भी है, दोनों ही क्वांटिटीज वेरिएबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड में दोनों ही क्वांटिटीज कांस्टेंट है। A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega revolution per minute. SI system में नहीं दिया omega. The tension is T. If speed becomes 20 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes centripetal force। टेंशन द्वारा दी जा रही है तो इनिशियली आप लिखेंगे T इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं मान रहा हूं ओमेगा ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया है, वो डिवाइड होके एज इट इज आ जाएगा। टी डैश इक्वल टू एम, मास सेम रहेगा, सेम रेडियस रहेगी, ओमेगा 20 टाइम्स हो गया तो टी अपॉन टी डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन। लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है ना। बी
सेम है ना, ए कांस्टेंट है, बी इज नॉट कांस्टेंट, ए इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चंस हैं दोनों। A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1. The coefficient of friction between the block and the inner wall is 0.1. Minimum angular velocity needed to keep the block stationary। देखिए इस डायग्राम में हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। तो आप देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर की तरफ है, जिस भी सर्कल में ये घूम रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग एम जी, दैट मीन्स F equal to mg, this is equation number 2। Now the point is, next question is, one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। बेटा जी जब भी सर्कुलर मोशन होता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय एल। और आप ये नहीं यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो टेंशन भी लग रही है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है। द पॉइंट इज, टेंशन लग रही है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दो अलग अलग फोर्सेस नहीं है। हेंस द आंसर इज ईदर टी और एम बी स्क्वायर बाय एल, जो भी दिया हो दोनों में से, तो आंसर इज टी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, two stones of mass m and 2m are whirled in a horizontal circles. The heavier one in the radius r by 2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times the value of heavier stone when they experience same centripetal force। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर बाय आर, और अगर दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है दैट मीन्स हैवियर पार्टिकल के लिए 2m बी स्क्वायर अपॉन आर बाय 2 और लाइटर पार्टिकल के लिए m एन बी जो उसकी स्पीड है स्क्वायर अपॉन आर। दैट मीन्स हमारे पास आ गया 2 × 2 LHS पे और n स्क्वायर RHS पे, n इक्वल टू 2। द आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन के साथ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द PYQs ऑफ नीट लॉज ऑफ मोशन। प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो आप नेक्स्ट किस चैप्टर के PYQs देखना चाह रहे हैं, एंड अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो भी आप जरूर बताइए। प्लस जेई मेंस की सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं, उस पर भी आप उसके वीडियोस भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सभी चारों पार्ट्स फॉलो कीजिए। अब आपके पास लॉज ऑफ मोशन की कंप्लीट क्लैरिटी है। अब नेक्स्ट चैप्टर से आप आप अपडेटेड रहिए। द सेंट्रल मैक्सिमा को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे का सिलेबस कॉन्कर करते हैं। जय हिंद, टेक केयर।